नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने क्रिया को लेकर के आया हूँ। मैंने उस दिन कहा था कि पद के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें एक क्रिया भी है। जिसमें एक क्या है? क्रिया भी है। तो आज हम देखते हैं क्रिया। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, या जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना, रहना, जाना आदि, ये सब मतलब जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया को जानने के पहले हमें धातु के बारे में जानना आवश्यक है। तो धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु पद से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि धातु पद से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, पढ़। और अर्थात धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, जो धातु रहती है उसमें ना प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण किया जाता है या क्रिया का निर्माण होता है। अब देखते हैं धातु के भेद। धातु के भेद, तो धातु के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला है मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। तो अब देखते हैं मूल धातु क्या है। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, मूल धातु जो है। जैसे कि जा, खा, पी, रह आदि। कहने का मतलब है यह स्वतंत्र होती है और अन्य किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती। जैसे कि जा, खा, पी, रह। लेकिन इसमें ना प्रत्यय अगर इसमें जोड़ देंगे तो यह भी क्रिया बन जाएगी, जाना, खाना, पीना, रहना, है ना। फिर है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। हाँ, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है जो यौगिक धातु है ना। यह 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्म होता है और जिसमें कर्म नहीं होता, तो इन दोनों क्रियाओं से बनती है। आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बनते हैं। जैसे है मूल धातु, फिर उसके बाद प्रेरणार्थक धातु। तो मूल धातु उठ है, इसमें ना प्रत्यय जोड़े तो ये उठना हो गया। लेकिन इसी को हमें प्रेरणार्थक धातु बनाना है तो उठाना और उठवाना। मूल धातु उठ है, उसमें ना प्रत्यय जोड़े तो उठना हो गया। तो इसमें प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए इसे उठाना और उठवाना में बदल दिया गया। उसी प्रकार दे, देना, दिलाना और दिलवाना, करना, तो इससे क्या बनेगा? कराना और करवाना।
पीना, पीना, तो पीना से पिलाना और पिलवाना, इस प्रकार ये प्रेरणार्थक धातु बन गए। अब इसी में देखते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु या फिर क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे कि रोना धोना। हाँ, रोना भी है और धोना भी। उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, है ना। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे कि रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना। फिर उसके बाद देखते हैं नाम धातु। नाम, एक मिनट, हाँ, नाम धातु। नाम, ओके, एक मिनट। नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से बन जाएगा गरियाना, गाली से क्या बन जाएगा? गरियाना। लात से क्या बन जाएगा? लतियाना। फिर आगे देखते हैं, हाँ, क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो अब हम आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ पर खाना क्रिया के साथ फल क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राम फल खाता है, राम क्या है? करता है। फल क्या है? कर्म है। और खाता, इसमें क्रिया क्या है? खाना। सीता गीत गाती है, तो इसमें गाना जो क्रिया है उसमें गीत कर्म है ना। तो उसका फल जो है गीत पर पड़ रहा है, इसलिए गीत क्या है? कर्म है। अब आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। पहले तो हम देख लिए सकर्मक क्रिया, अब आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जो करता है, जो काम को करने वाला रहता है, उस पर उसका फल पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो यहाँ पर कर्म का अभाव है तथा रोती है क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। राधा कैसे रोती है? जोर से रोती है कि धीरे से रोती है? इस प्रकार का नहीं लिखाया है यहाँ पर, सिर्फ लिखाया है कि राधा रोती है। मोहन हंसता है। फिर आगे देखते हैं, हाँ, मोहन हंसता है। अब इसकी पहचान, हाँ, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है देखिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि न मिले तो अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है।
क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो हमें समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, राम फल खाता है। राम फल खाता है, तो क्या खाता है? राम फल खाता है। उत्तर मिल जा रहा है ना। किसको खाता है? फल को खाता है। तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया है, बालक रोता है। तो यहाँ पर क्या रोता है? कुछ उत्तर नहीं मिलता। जोर से रोता है कि धीरे रोता है, इस प्रकार का होता तो यह भी सकर्मक होता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अतः यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो इसकी पहचान यही है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद, इसमें पहला है सहायक क्रिया, जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थ को स्पष्ट करने में एवं पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थ को स्पष्ट करने में एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो इसमें जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया। वे हंस रहे थे, इसमें हंसना जो है मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया। फिर इसी का दूसरा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, मतलब पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम भोजन करके सो गया। राम जो है भोजन करके क्या कर गया? सो गया। तो इसमें भोजन करना पहली क्रिया तथा सो जाना दूसरी क्रिया है, अतः भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया हुई। मतलब जब कोई कर्ता जो है एक क्रिया समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया करता है, तो पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद इसी में आता है तीसरा नाम बोधक क्रिया। हाँ, नाम बोधक क्रिया जैसा पहले की हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं नाम बोधक क्रिया में कि, हाँ एक मिनट, नाम बोधक क्रिया में हाँ कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से क्या बनती है? नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे लाठी संज्ञा है, मारना विशेषण है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? लाठी मारना। क्या बन गया दोस्तों? लाठी मारना। अब थोड़ा सा आगे, दुखी, ये दुखी विशेषण है और होना ये क्रिया है ना। अच्छा सॉरी गलत बता दिया, इसमें लाठी जो है संज्ञा है ना। तो यहाँ पर संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, तो ये पहले में लाठी जो है संज्ञा है और मारना क्या है? क्रिया है। मैं इसको विशेषण बता दिया था गलती से। तो लाठी संज्ञा है और मारना क्रिया है, तो दोनों मिल करके क्या बन गया? लाठी मारना। उसी प्रकार दुखी जो है विशेषण है और होना क्रिया है, तो दुखी होना। तो इस प्रकार नाम बोधक क्रिया बनती है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, दो कर्म, उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। श्याम तो करता है, लेकिन यहाँ पर दो काम हो रहा है, पहला राम और दूसरा थप्पड़। श्याम ने किसको थप्पड़ मारा? राम को। क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। इस प्रकार तो शुरू में हम पढ़े हैं कि जहाँ पर
क्या और किसको प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर तो दो क्रिया है, पहला राम और दूसरा थप्पड़। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो पहला कर्म क्या है, छात्रों, और दूसरा है हिंदी। फिर इसी में अगला आ जाता है संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें दो क्रियाएं मिल जाती हैं, जैसे वह खाने लगा। पहली क्रिया है खाना और दूसरा है लगना। मैंने किताब पढ़ ली, इसमें भी है, पहली क्रिया है पढ़ना और दूसरा है लेना। तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर इसी में अगला आता है छठवां में क्रियार्थक संज्ञा। हाँ, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो इस प्रकार जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की क्लास? मेरे चैनल साहित्य के पंचरत्न को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी कमी हो उसे बताइए, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में पुनः उसका क्या कर सकूं, सुधार कर सकूं। अच्छा, राधे राधे दोस्तों।